जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। इन महत्वपूर्ण सवालों को लगाने के लिए आज के इस क्लास में आपको सबसे बेहतरीन अप्रोच बताया जाएगा और ये क्लास करने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा कि इन सवालों को लगाने का ये तरीका भी हो सकता है, ये बेहतरीन अप्रोच भी हो सकता है। आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो बस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया गया है। 2 बैग और 11 पेन का कुल मूल्य 505 रुपया है, जबकि 10 बैग और 10 पेन का कुल मूल्य यहाँ पर 1310 रुपये है। 8 बैग का मूल्य 8 पेन के मूल्य से कितना अधिक है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर क्या हम कुछ शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। बिल्कुल लगाया जा सकता है ना। बेसिक मेथड तो है ही, बेसिक भी आपको आना चाहिए, बेसिक भी ज़रूरी है यहाँ पर, है ना। पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। बेसिक यहाँ पर ये है दोस्तों कि 2 बैग और 11 पेन का कुल मूल्य 505 रुपये है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 बैग और प्लस यहाँ पे 11 पेन इन टोटल मूल्य कितना दिया गया है, 505 रुपये। फिर कह रहा है 10 बैग और 10 पेन का कुल मूल्य 1310 रुपये है। तो ये बताइए 10 बैग प्लस 10 पेन इज इक्वल टू 1310। 10 को काट दीजिए, मतलब 10 से हर एक को काट दीजिए। तो यहाँ एक बैग, यहाँ एक पेन और यहाँ क्या हो जाएगा, 131 हो जाएगा। मतलब एक बैग प्लस एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 131 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 131, डायरेक्टली काट दिए। अब देखिए यहाँ से हमको एलिमिनेट करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 2 बना लीजिए, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर तो 2 है ही, इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा। अच्छा ये तो ख़त्म, यहाँ 11 में से 2 गया, मतलब 9p आ जाएगा। 9 पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, इसको देखिए, ये 262 होगा, कितना होगा, 262 हो जाए। घटाइए 505 में से 262, अगर हम यहाँ देखें 5 में 2 गया तो ये हो जाएगा 3 और 50 में से 26 गया तो ये हो जाएगा यहाँ पर 24, है ना। 243 काट लीजिए, इसको कटेगा क्या, 4 2 6 3 9, हाँ कट जाएगा। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9 दूना 18, है ना, 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, 27। एक पेन की कीमत 27 आ गई। अब देखिए एक बैग प्लस एक पेन की कीमत 131 रुपया थी, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे अब बड़े ध्यान से देखिए, 8 बैग ये जो है 8 पेन से कितना ज़्यादा है, यही ना निकालना है। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 8 पेन और 8 बैग के बीच का, यही तो सीधे सीधे पूछा गया है। अब देखिए 8 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ b माइनस पी बचेगा। अच्छा p की वैल्यू तो आ गई है, यहाँ पर b निकाल लीजिए, b कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 131 माइनस पी। तो 131 में अगर 27 घटाएंगे तो 104 बचेगा, ये हो जाएगा 104, है ना। अब b माइनस पी पूछा गया, 104 माइनस 127 करिए, 4 में से मतलब 14 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर यहाँ 9 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 7, 77 हुआ, मल्टीप्लाई यहाँ पर 8, यही आ जाएगा आपका आंसर जो भी आएगा। 8 सत्ते 56, इकाई अंक का 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो हुआ थोड़ा सा लंबा चौड़ा तरीका। अब स्मार्टली आप कैसे सोच सकते हैं इस सवाल को, यहीं पे देखिए। हमें निकालना क्या था इस टाइप के सवाल में, क्या देखना है, लास्ट में देखिए आपको क्या चाहिए, 8 बैग और 8 पेन का डिफरेंस चाहिए, है ना। मतलब ये पूछा गया कि 8 बैग का मूल्य 8 पेन के मूल्य से कितना अधिक है। कितना अधिक है मतलब क्या, डिफरेंस ही ना, है ना, अंतर निकालना है। ये बताइए, ये चाहे जो भी आए उसका मल्टीप्लाई हमारे पास 8 से होना ही होना है, पक्का 8 से होगा, है ना। यानी जो हमारा आंसर होगा वो 8 से मल्टीप्लाई होके आएगा, 8 का कोई मल्टीपल होगा। 8 का बस मल्टीपल आपको चेक करना है यहाँ पे, 8 का मल्टीपल, लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाने चाहिए तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। चेक करिए। अब यहाँ पर एक तरीका और बताते हैं, देखिए ये तो 3 डिजिट है ही, ये भी 3 डिजिट, मतलब सब 3 डिजिट हैं यहाँ पर। बस आपको क्या करना है ना, यहाँ पर एक और तरीका देखिए 8 के डिविजिबिलिटी रूल का। अगर शुरू वाला 3 अंक में शुरू वाला अगर इवन नंबर है तो पक्का है कि लास्ट के 2 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तब वो 8 से संख्या कटेगा। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, मतलब इवन नंबर है।
तो बाकी लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, कौन सा संख्या 8 से कटने वाला है। 18 के 8 से कटता है? नहीं। 19 भी नहीं कटता, 17 भी नहीं कटता, मतलब ये 3 ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ये 16 8 से कट जाता है, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो इस सवाल को ओरली भी लगाया जा सकता है। किरण ने 2 साल के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 16,000 की राशि उधार ली। ये मूलधन है आपका। यदि उसने अवधि के अंत में, यहाँ पर x% होगा, ठीक है, x% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 4,000 का ब्याज चुकाया तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए x% दिया ही गया है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास x का मान बताना है, यानी कि दर बताना है, रेट बताना है हमारे पास। अब रेट का अगर मीनिंग आप जानते हैं तो ये सवाल हलवा है। रेट का मतलब ये होता है कि मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, ठीक है। देखिए 2 साल के लिए बोला गया है और ब्याज कितना मिल रहा दे रही है वो 4,000 रुपये। तो जब 4,000 ब्याज है 2 साल में, हाँ एक चीज़ और, साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है। 4,000 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये हो जाएगा कि नहीं? ये 1 साल का ब्याज हुआ किस पर? अगर हमें रेट निकालना है तो ये किस पर होना चाहिए? मूलधन पर। मूलधन हमारे पास कितना है? यहाँ पर 16,000 है, तो 2,000 बटे यहाँ पर 16,000 हो जाएगा। परसेंट में चेंज करना है इसको तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। वैसे भी ये देखिए 1 बार में और ये 8 बार में कट जाएगा, और 1/8 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है। 12.5% इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा था सवाल, ओरली लगाया जा सकता था कि भाई देखिए 2 साल में 4,000 ब्याज, तो 1 साल में 2,000 ब्याज, वो 2,000 ब्याज 16,000 पे, मतलब 1/8 आ गया। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5% होता है। बस ख़त्म कहानी यहाँ से। 5 सेकंड लगता है, इससे ज़्यादा तो लगता नहीं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि 1 सप्ताह में उसकी बिक्री इतनी थी तो उसका लाभ क्या होगा? देखिए 100% क्रय मूल्य, ठीक है, बिक्री कितने की हुई? इतने की। अगर परसेंट में बिक्री देखी जाए तो भाई 100% क्रय मूल्य, 34% का लाभ लेगा, यानी बिक्री मूल्य कितना हुआ? 134%। तो यहाँ पर 134% ये बिक्री मूल्य हुआ, ठीक है। ये बराबर किसके होगा? यहाँ पर 3417 के बराबर, है ना, क्योंकि यही है एक्चुअल बिक्री मूल्य। तो 134% की वैल्यू ये हो गई। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर लाभ, मतलब 34% की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर 34% की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी? पहले तो 1% की वैल्यू बताइए, 3417 और डिवाइड बाई 134 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगर हमें 34% का वैल्यू चाहिए तो 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कट कुट के चाहे जो भी आए, है ना, कट कुट के चाहे जो भी आए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये 34 एक यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर क्यों? क्योंकि इसके अंदर 17 बैठा हुआ है। ये क्या है? 2 × 17 है कि नहीं? मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 17 का कोई मल्टीपल होगा। बस 17 का मल्टीपल आप यहाँ पे चेक कर लीजिए आपके ऑप्शन में कौन सा है, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए इसको 17 से काटेंगे तो 17 × 5 = 85, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा 17 से। इसको देखिए 17 × 5 = 85, 1 बचा, 17 × 1 = 17, ये कट जाएगा। हो सकता है, आगे भी चेक करना जरूरी है। 17 × 5 = 85, 2 बचा 20 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 17 × 5 = 85, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 17 से नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन नहीं कट रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन 17 से कट रहा है, वही होगा आपका, है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं इन सवालों को। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 देखिएगा। एक अलमारी का अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस आपको दिया गया है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ परसेंट 7% है तो छूट कितना होगा? अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है ना, लाभ या फिर हानि, वो किस पर होता है? वो क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का ये कहानी है, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच की कहानी होती है ना। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच की कहानी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, खरीदा 100 रुपये में। अब कह रहे हैं अंकित मूल्य इतना है जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। क्रय मूल्य 100 रुपये है
मान रहे हैं हम। तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए तो 100 से 22% अधिक, तो 100 का 22% 22 ही आएगा। 22 इसमें अधिक करिए, मतलब मार्क्ड प्राइस हमारे पास 122 हो गया, है ना। इसके बाद सेलिंग की बात करते हैं। देखिए यदि लाभ 7% का है तो लाभ किससे देखा जाता है? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य 100 है, 7% का लाभ लेगा, यानी सेलिंग कितने में करेगा? 100 + 7 यानी 107 में। ये हो गया 107, है ना। बस अब हमें छूट चाहिए, तो डिस्काउंट क्या होता है? MP और SP के बीच का कहानी, है ना। देखिए मार्क किया था 122 रुपये, बेच दिया 107 में, मतलब कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा। 122 में से 107 घटाइए, 15 7 22, मतलब 15 का डिस्काउंट। डिवाइड बाई MP होगा, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पर ही देखा जाता है, तो डिवाइड में हो गया 122। मल्टीप्लाई 100% कर देंगे यहाँ पे, है ना, तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसको बड़े ध्यान से देखिए, बड़े गौर से देखिए। 15 अट्ठे 120 होता है ना। 15 अट्ठे 120 होता है, मतलब ये लगभग आपका 8 बार जाएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%, है ना, 12.5%। लेकिन 12.5 के करीब तो दो वैल्यू है, ये दोनों, है ना। लेकिन होगा कौन सा आंसर? अब यहाँ पे देखिए, नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर 1/8 पॉइंट कुछ और आएगा, मतलब ये ज़्यादा वैल्यू होगी। ये जब नीचे वाली ज़्यादा वैल्यू होगी तो ये वैल्यू स्लाइटली कम आ जाएगी, थोड़ा सा कम आ जाएगा। जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है तो ओवरऑल एक्चुअल वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो ये इससे थोड़ा सा कम होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम कौन है? 12.30 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ये अप्रॉक्सीमेशन है, इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। पाइप एंड सिस्टम का एक बढ़िया सवाल देखते हैं। पाइप एंड सिस्टम के कई सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, हमारे चैनल पर पड़े भी हुए हैं, आप लोग जाके ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, एक अन्य नल पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ खुले हुए हैं, मतलब दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं, तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगने वाला है? इसका एक बढ़िया सा तरीका बताते हैं। अगर दो हैं, ठीक है, दो लोग काम कर रहे हैं और एक साथ की बात हो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ खुले हैं, मतलब दोनों नल, भरने वाला भी काम कर रहा है, खाली करने वाला भी काम कर रहा है, तो आपको इसका तरीका क्या लगाना है कि दोनों यहाँ पे मिलकर पूरी टंकी को या कितना भी भाग उसका भरना हो, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे टाइम का डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। क्या करना है यहाँ पे? भरने वाला कितना काम कर रहा है? हाँ, भरने वाले भी हो सकते हैं, भरने खाली करने वाले भी हो सकते हैं, दोनों खाली करने वाले भी हो सकते हैं, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करना इसी तरीके से। 18 घंटे में भर रहा है तो 18 ले लीजिए, मल्टीप्लाई खाली कर रहा है जो उसका ले लीजिए। अच्छा, दोनों भर रहे होते तो दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, ये 24 घंटा लग रहा है। डिवाइड में क्या करना है आपको? डिवाइड में बड़े ध्यान से देखिए, ये आपका खाली कर रहा है, जो खाली कर रहा होगा उसका नेगेटिव लीजिएगा, है ना, -24, और जो भर रहा होगा उसका पॉजिटिव लीजिएगा, यानी कि प्लस का 18 हो जाएगा। ये सिर्फ दो नल के बारे में है, यानी कि दो नल जब काम कर रहे होंगे एक साथ, तब की कहानी है ये। तो कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना हो गया? -6 हो गया। कितना हो जाएगा ये? 6 से इसको काटेंगे, 4 बार में कटेगा, और 18 चौक 72, मतलब ये 72। अच्छा, नेगेटिव तो नहीं ले सकते, टाइम नेगेटिव होता नहीं है ना, तो ये हो गया 72। ये पूरी टंकी को भरने में लगा समय है, लेकिन हमें क्या निकालना है? टंकी का 3/4 भाग, तो इसका 3/4 समय लग जाएगा, मतलब इसका 3/4 यहाँ पे 4 हो जाएगा। 18 चौक 72 और 18 तियाँ यहाँ पे 54 आ जाएगा, है ना। तो 54 घंटे समय लगेगा 3/4 भरने में, ऑप्शन नंबर सी। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे? दूसरा तरीका जो सभी टाइप के सवालों में लगता है, कौन सा? एलसीएम वाला तरीका। देखिए, एक टंकी जो है 18 घंटे लगा रहा है भरने में, दूसरी टंकी 24 घंटे में, दूसरा नल 24 घंटे में खाली कर दे रहा है। 18 और 24 दोनों का ले लीजिए एलसीएम, 18 चौक 72, 24 तियाँ 72, यानी 72 लीटर यहाँ पर टोटल कैपेसिटी आ गई टंकी की। अब क्या करना है? इफ़िशियंसी 72/18 यानी 4, 72/24 यानी 3, लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा।
जो खाली करने का काम करता है उसकी इफ़िशियंसी नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरी टंकी 72 लीटर का है, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पूछा क्या गया है 3/4, तो इसका 3/4 लीटर निकाल लेंगे, है ना, डिवाइड बाई ये हुआ इतना भरना है, और दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितना भरेंगे 1 घंटे में, बताइए। यहाँ पे ये 4 घंटे भर रहा है, ये 3 खाली कर दे रहा है, सॉरी ये 4 यूनिट भर रहा है, ये 3 यूनिट खाली कर दे रहा है, तो मतलब 1 घंटे में ओवरऑल कितना भरा है 4 - 3 1 यूनिट भरा है, तो डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। काटेंगे यहाँ से तो वही चीज़ आ जाएगा 54 आ जाएगा, मतलब 54 घंटे लग जाएंगे। तो ये बेसिक तरीका है जो हर एक सवाल में लगाया जाता है। समझ में आया ना? वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करिएगा दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अब जैसे इसको देखें, ये भी इसी टाइप का सवाल है। एक टंकी के निचले भाग में एक छेद है, मतलब एक नल जो है वो खाली कर रहा है नीचे, ठीक है, जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, निचले भाग में स्थित छेद पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। भरने वाला 8 घंटे लगाता है भरने में, लेकिन खाली करने वाला वो काम कर रहा है तो 10 घंटे में खाली कर देता है पूरी टंकी को, जब भरी हुई पूरी टंकी है उसको। यदि नल और छेद दोनों काम कर रहे हैं, मतलब दोनों खुले हुए हैं, है ना, तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? सीधा सीधा दोनों काम कर रहे हैं, टाइम पूछा गया है तो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, 8 घंटा भरने वाला 10 घंटा खाली करने वाला, तो 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 डिवाइड बाई, ये भर रहा है तो प्लस का 8, है ना, ये खाली कर रहा है तो माइनस का 10, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। इसको काटेंगे तो 40 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 40 आ जाएगा। मैं देखिए ना, ये 4 बार में कट जाएगा और 10 चौके 40, तो 40 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी बेसिक तरीका तो है ही आपके पास। आगे चलिए, बोट एंड स्ट्रीम का दोस्तों एक क्लास हमने ऐसा कराया है कि उस क्लास में आपको इस टाइप के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, और हर एक टाइप के सवाल को करने का एक बेहतरीन अप्रोच हमने वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पे डाला हुआ है। एक नाव जो है 14 घंटे में 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, अप स्ट्रीम, ठीक ना, 9 घंटे में 171 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में यात्रा करती है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? यहाँ पर 4 रेशियो बनाना होता है आपको, है ना। 4 रेशियो कौन कौन से? यहाँ पर एक हो गया बोट, ठीक है, बोट, फिर यहाँ पे स्ट्रीम, ठीक है, बोट स्ट्रीम, और यहाँ पे अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। ये 4 रेशियो यहाँ पे आपको बनाना होता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिया गया है और क्या क्या हमें निकालना है। देखिए, अगर प्रतिकूल मतलब कि अप स्ट्रीम में अगर बोला जाए तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए? स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 14 किलोमीटर 14 घंटे में, मतलब डिस्टेंस 14 डिवाइड बाई 14 घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो ये हो गया 1 आपका। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 9 घंटे में इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो 171/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 171/9, 9 एक कम 9, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 नहीं हो 171, ठीक है 19 आ जाएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये रेशियो तो आ गया यहाँ पे, है ना, ये रेशियो क्या हो गया, आ गया यहाँ पे। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो क्या करना है देखते जाइए, बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना है आपको। यहाँ पर अगर आपको बोट का निकालना है तो बोट का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। 19 एक 20, 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, यानी कि 10। बोट की स्पीड 10 होगी यहाँ पे। अगर स्ट्रीम का निकालना है यानी कि धारा का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दोनों को घटाकर डिवाइड बाई 2 कर देना है, घटा के 2 से भाग, तो 19 में से 1 गया 18, 18 में से 18/2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों दिए हैं तो ये दोनों देने पर आपको डाउन स्ट्रीम का अगर चाहिए तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो 10 और 9 19 आ गया। फिर यहाँ पे अप स्ट्रीम निकालना है तो इन दोनों को घटा देना है, बस ये होता है यहाँ पे, है ना। समझ में आ गया? तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा सीधे सीधे। हमें क्या पूछा गया था, शांत जल में नाव की गति, बोट का स्पीड कितना है यहाँ पे 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? बस ये रेशियो बनाने आपको आना चाहिए, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको
एक एक चीज़ डिटेल में समझाया गया है कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे सवाल भी आपको करवाए गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये सवाल तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड सवाल है ना, मेंसुरेशन का है। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और उसके संगत में ऊंचाई यानी करस्पॉन्डिंग हाइट दी गई है। तो आपको बेस दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, बेस दिया गया है, और यहाँ पे हाइट दी गई है, ठीक है। तो बेस और हाइट इन्हीं का मल्टीप्लाई ही तो आपका एरिया होता है समांतर चतुर्भुज का। पूछा क्या गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका एरिया हो जाता है। तो बेस इंटू हाइट करना था बस आपको। यहाँ पे बेस है 97 इंटू हाइट है यहाँ पे 43 के बराबर, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके कई सारे तरीके हैं, वैदिक तरीका भी है, बहुत सारे तरीके हैं। इसको आप 100 ले लीजिए, 100 के बेस में, तो 100 - 3 हो गए, है ना। ये काम आपको दिमाग में करना है। देखिए 100 - 3 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना है, 43 है। अब आप क्या करिए, 43 को 100 से पहले मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 4300। फिर 43 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 3 = 12, 129 आ जाएगा। घटा लीजिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया यहाँ पर 7, लास्ट में 71 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, और ये 4 हो जाएगा। 41 71 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया मल्टीप्लाई करने का। मगर दूसरा तरीका क्या है, अगर 2 डिजिट वालों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 × 7 = 21, बचा कितना यहाँ पे 2, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई इन दोनों का ऐसे, 9 × 3 = 27 और 7 × 4 = 28, ठीक है। तो 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 और 7 × 4 = 28, मतलब कितना हो जाएगा, 57। 57 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 55 हो जाएगा। 55 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 57 का 7 हासिल आ गया 5। फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई, 9 × 4 = 36, 36 और 5 यहाँ पे 41 हो जाएगा। तो 41 71 यहाँ से भी आ गया। तो डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये भी है। समझ में आया ना। आगे चलिए। ये वाला जो टाइप है दोस्तों, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में बहुत देखने को मिला। मतलब हर एक शिफ्ट में एक सवाल ऐसा ज़रूर देता था, और इसको लगाना कठिन भी है ना। अगर आप सही अप्रोच नहीं जानते हैं तो इस सवाल को लगाना कठिन भी है। आगे भी पूछे जाने की संभावना है ऐसे सवाल। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 819 किलोमीटर इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर की दूरी इन स्पीड से चलता है। यदि उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल यहाँ पे 54 है, तो बोला गया है x का मान कितना होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बस यहाँ पे लगाना, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस को जोड़िए यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा 819, फिर प्लस दूसरी स्पीड कितने हैं यहाँ पे, डिस्टेंस 1476, और प्लस तीसरा यहाँ पे है 1053। ये टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, है ना। डिवाइड बाई हमें क्या लिखना है यहाँ पे, टोटल टाइम। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है, टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए पहला डिस्टेंस और पहला स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कितना हो जाएगा 819/63, है ना। 819 डिवाइड बाई यहाँ पर 63 पहला टाइम। फिर दूसरा टाइम कितना, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई ये टाइम, मतलब यहाँ पे 1476 और डिवाइड बाई यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस तीसरा टाइम। देखिए तीसरा टाइम कितना है, तीसरा डिस्टेंस 1053 डिवाइड बाई यहाँ पे ये आ जाएगा 81, है ना। और ये जो एवरेज स्पीड दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है, हमारे पास 54 के बराबर। अब बड़े गौर से सोचिए, बड़े ध्यान से यहाँ पे सोचिए, आपको पूछा क्या गया, आपको x पूछा गया है, मतलब ये वाली वैल्यू, है ना। और थोड़ा सा अगर इस पे नज़र डालेंगे तो ये क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। जब ये इंटीजर वैल्यू है तो पक्का है कि यहाँ पे ये वैल्यू एक इंटीजर आएगी, मतलब x जो है इस वाले नंबर को काटने वाला होगा, यानी पूरी तरीके से काट देगा, टोटली डिवाइड कर देगा ये। अगर ये कहीं ना काटता है x इसको, तो पूरा पक्का है कि पूरा का पूरा ये
सब बलंडर हो जाता, मतलब सब डेसिमल में आ जाता, पॉइंट में आ जाता, जबकि यहाँ तो पॉइंट है नहीं। मतलब हमें x की एक ऐसी वैल्यू चुननी है, करने के लिए कर भी सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, बहुत सारा जोड़ घटाना मल्टीप्लाई गुणा भाग करना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ अगर ये करते हैं कि भाई यहाँ पे 14 से 76 डिवाइड बाई x कौन काट पाएगा, आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए तो बेहतर होगा, है ना। अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास कितना है, 1476 है ना, 1476। इसको काट लीजिए पहले तो 43 से, अगर 43 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, है ना। 6 छक्के 36, ठीक है, 8 सत्ते 56, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, है ना। 3 बार यहाँ पर चला जाएगा, 3 बार, तो 3 3 9, 3 चौके 12, मतलब 129 आ गया। 17 में से 9 गया, ये हो गया 8, फिर 13 में से ये हो गया, और ऊपर से आ गया 6। कितनी बार में जाएगा, क्या चला भी जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कि 6 बार भी अगर ले जा, नहीं 6 बार कहाँ, 5 बार, 4 पंचे 200 हो जाएगा। 4 बार, 4 बार, 4 चौके 16, 4 3 12, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा ये, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब क्या करिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चेक करके देखिए, 41 रख के देखिए, जिससे कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 41, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नंबर दिए ही हुए हैं। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाइए, 3 बार होगा तो ये हो जाएगा 12 123, मतलब ऊपर कितना आ गया 4, ये 6, फिर यहाँ पर 2, 246। अच्छा कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, बिल्कुल 6 बार में। 41 गुणे 6, 6 एक कम 6, 6 चौके 24, क्या पूरी तरीके से नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। तो मतलब ये जो 41 है ये काट दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है सवाल को लगाने का, इस टाइप के सवाल को लगाने का। बाकी 46 से भी काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, 38 से काटेंगे तो भी नहीं कटने वाला है। तो एक ही ऑप्शन था जो इसको काट रहा था, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन पसंद आया होगा। जो सवाल कराए गए हैं और जो अप्रोच इनका बताया गया है वो बेहतरीन तरीके से आपको पसंद भी आया होगा और मज़ा आया होगा इस क्लास में। तो वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है ताकि अपडेट आपको मिलते रहें, और इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।